बात 1920वीं साल का था। उस गांव में एक बूढ़ा जमींदार हुआ करता था। वो बहुत धनवान, गुणवान और समझदार आदमी था। एक बार जमींदार अपने पोते को कहानियां बोलते हुए सुला रहा था। दादाजी, ये क्या आप हरदम मुझे इस छोटे से ताले को गले में डालने के लिए कहते हो? पोते, इस छोटे से चाबी को संभल कर रखना, इसे किसी को भी मत देना। गुड़िते गुड़िते। पोता उस भाषा को सुनकर, ये क्या दादाजी, आप ऐसे अजीब तरह से बात कर रहे हो? ये भाषा तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। गुड़िते गुड़िते। थोड़े सालों के बाद वो पोता बड़ा हुआ, मगर वो जमींदार के मरने के बाद सारी संपत्ति खोकर एक झोपड़ी में रहने लगे। पोता तब अपने पिता से, पिताजी, एक जमाने में हम राजाओं की तरह जीते थे, मगर अब हम ऐसे क्यों हुए? हाँ, तुम्हारे दादाजी के बेकार काम के वजह से हमने सब खोया है। दान करना छोड़ दो कहकर मैंने कई बार उनसे कहा था, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो, झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। पिताजी, दादाजी ने दान धर्म करके अपना जायदाद खोए हैं कहकर मैं नहीं मानूंगा। रे, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे गले में वो छोटी सी चाबी और किसी काम का ना आने वाला उस पहाड़ को देख कर गए। कम से कम वो पहाड़ ग्रेनाइट का होता तो बहुत अच्छा रहता, मगर उस पहाड़ पे मशरूम के अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी वो पहाड़ देखने के लिए तो बहुत सुंदर रहता है। पिताजी, दादाजी बहुत समझदार थे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो क्या है मैं पता करूंगा, कहकर वो पहाड़ छेड़ने लगा। बहुत दूर जाने के बाद बहुत थकने के कारण वो वहीं सो गया। अगले दिन दो लिलीपुट्स उसके पास आकर, हे मानव, तुम कौन हो? मेरा नाम भीमला नायक है। ये मेरे दादाजी का पहाड़ है, इसे देखने के लिए आया हूँ। आप कौन हो? मैं इस देश का राजा हूँ। तुम्हारे गले में जो चाबी है वो तुम्हें कहाँ से मिली? इसे मेरे दादाजी ने मुझे दिया है। आपके दादाजी का नाम क्या है? मेरे दादाजी का नाम कल्याण नायक है। क्षमा कीजिए, हम जिसके लिए ढूंढ रहे हैं वो आप नहीं है। ओह, ऐसा क्या? आप किसे ढूंढ रहे हैं? वही हमारे राज्य को बचाने वाले देवता हैं। वही हमारे राज्य को सूखे से बचाने वाले भगवान हैं। वो एक विचित्र भाषा में बात करते थे। उनके लिए क्या विचित्र भाषा? हाँ, गुड़िते गुड़िते कहकर पुकारने लगा। हे गुरु, गुरु, यही भाषा है गुरु। यानी आपके दादाजी का नाम कल्याण नायक था क्या? वही हमारे भगवान हैं। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। बहुत समय पहले ब्रिटिश वाले हमारे राज्य पर आक्रमण कर रहे थे, तभी तुम्हारे दादाजी ने अपने खजाने को बचाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे दिए थे और बाकी की संपत्ति को ये देखो इन मशरूम्स में छुपाने के लिए बोले थे। और तब से तुम्हारे सोना, हीरे, मोती और बाकी की संपत्ति को इस मशरूम में हमने छुपा कर रखा है। ब्रिटिश वाले यहाँ आकर इन्हें मशरूम समझकर चले गए और तब से हम इनकी पहरेदारी करते आ रहे हैं। भीमला नायक जी, वो चाबी एक बार दीजिए। भीमला नायक तब वो चाबी उन्हें दिया। लिलीपुट वो चाबी को लेकर उस मिनी हाउस को ओपन किया। उस मिनी हाउस में सोना, हीरे, मोती ऐसे बहुत कुछ कीमती जेवरात थे। उन्हें लेकर लिलीपुट्स भीमला नायक को दिए। भीमला नायक उन्हें लेकर घर पहुंचा और जो हुआ वो सब अपने माता पिता को बताया। तब उसके माता पिता बहुत खुश होकर जमींदार के किए इस अच्छे काम की प्रशंसा किए। तब से वो अच्छे से जीने लगे। मगदा के गांव में सूर्या और विक्की कहकर दो लड़के हरसेन कहकर एक आर्कियोलॉजी साइंटिस्ट के पास काम करते थे। सूर्या और विक्की थोड़ा मंदबुद्धि के थे, लेकिन हरसेन उनको काम के लिए उन दोनों को झेलता था।
एक दिन जब हरसेन, सूर्या और विक्की एक पहाड़ के पास खोद रहे थे, तब उनको 3 बड़े बड़े चाबियां मिले। उन्हें देखकर सूर्या, गुरुजी ये तो अद्भुत हो गया। कई सालों से हम जिस चाबियों के लिए ढूंढ रहे थे, शायद ये वही है। शायद क्या रे, बिल्कुल यही है। अब हमारे सारे मुश्किल खत्म हो गए हैं। हमारे घर को गिरवी में रखे थे ना, उसे छुड़ा सकते हैं। अरे वो बेवकूफ, कहावत है कि तुम्हारे जैसे वाले आसमान में उड़ने वाले चिड़िया के लिए नीचे मसाला बनाए। किसी भी काम में जल्दबाजी करना नहीं चाहिए। क्या गुरुजी, आप तो शौक के ऊपर शौक दे रहे हैं। परसों तक वे चाबी मिले तो हम करोड़पति बन जाएंगे बोले, अब ये चिड़िया और मसाला कह रहे हैं। अरे वो डेढ़ दिमाग कहीं के, हमें चाबी मिला है कहकर सबको चिल्लाकर बोलेंगे क्या? अगर ये बात किसी ने सुन लिया तो कोई आकर हमें मारकर वो चाबी लेकर भाग जाएंगे। पहले हम इन्हें घर लेके जाएंगे, रात होते ही उस किले में ये चाबी लेकर जाएंगे। गुरुजी, आपका दिमाग इन चाबियों के लिए ढूंढते ढूंढते खराब हो गया लग रहा है। इतने बड़े बड़े चाबियों को इधर से उठाकर घर लेकर फिर उधर से किले के पास लेके जाएंगे कह रहे हो? सच कहा, तुम लोगों के साथ साथ रह के मेरा दिमाग भी सड़ गया लग रहा है। ठीक है, हम रात तक इधर ही इंतजार करेंगे और इधर से किले के पास जाएंगे। वे तीनों अंधेरे होने तक इंतजार किए और उन तीनों चाबियों को उठाकर किले के पास गए। चाबी को नीचे उतारकर सूर्या, बाप रे, इतना वजन को उठाकर मेरा हड्डी फसली बन गए हैं। मैं तो आप बीच में ही गिर जाएंगे सोचा, लेकिन बुढ़े होते भी अच्छे से मैनेज किया है आपने। अबे सूर्या, तुम चुप रहो। अगर उनका दिमाग सड़ गया तो हमारा चाबी भी छीन लेंगे। अरे वो बेवकूफ गधे कहीं के, तुम दोनों को मैंने गलती से मेरा असिस्टेंट बनाया। आपके बक बक के वजह से वो गुप्त खजाना मिलना तो छोड़ो, हम फंस जाएंगे लग रहा है। ठीक है, हम गधे ही हैं और हमें असिस्टेंट्स के जैसे लगाकर आप तो और भी बड़ा गधा बन गए हैं ना। आपका ये श्राप देना छोड़कर काम शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। तब वो तीनों मिलकर उस किले के ताला को उन 3 चाबी लगाकर खोले। तब वो खुल गया। अंदर जाकर देखे तो उधर बहुत सारे हीरे, जेवरात और कुछ बच्चे भी थे। ये देखकर वे तीनों उन बच्चों के पास गए थे। गुरुजी, पैसे बच्चे पैदा करते हैं कहकर सुना था, अब सच में देख रहा हूं। ये बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे हैं गुरुजी। अरे वो उल्लू के औलाद, ये तो बड़ा माफिया गैंग का लग रहा है। बच्चों को किडनैप करके इधर रखे तो इस माफिया गैंग को इस किले के अंदर से और एक रास्ता मिला होगा। कहकर बच्चों से, बच्चे, आप लोगों को इधर कौन किडनैप किया? दादाजी, कौन लेके आए हमें नहीं पता, मगर जब हम स्कूल से वापस घर जा रहे थे तो हमें उठाकर ले आए। क्यों रे, कोई ऐसा बुलाया तो इधर ऐसे आ जाएंगे क्या? दिमाग नहीं है क्या तुमको? तुम्हारे माँ पिता कितना परेशान होते होंगे। अरे वो बकरी दिमाग वाला, वे किडनैप हो गए तो उनको क्यों डांटते हो? छी, आप हमेशा ऐसे ही हर बात पर मुझे डांटते ही रहते हो। मैं चला जाता हूँ, कहकर गुस्से से उधर से चला गया। तब हरसेन और विक्की कुछ गहनों को थैलियों में बांधकर उधर से उन बच्चों को लेकर जा रहे थे। तब उधर 3 गुंडे गन्स के साथ आए। कौन हो तुम लोग? हमारे डेन में आए? जो भी है हमें क्यों? हमको तो डबल बोनांजा मिला है। इन बच्चों के साथ साथ इन दोनों को भी दूसरा देश को पार्सल कर देंगे, तब हमें डबल पैसा, डबल ऑफर्स। इतने में सूर्या उधर कुछ पुलिस को साथ में लेकर आया। इतना जल्दी भी क्या है बच्चू, मैं तुम्हें देता हूँ सब कुछ डबल डबल। कितना दिन से चुप कर फिर रहे हो, आज हमारे सूर्या के वजह से मिल गए, कहकर उनको अरेस्ट करके बच्चों को भी साथ लेके गए। अरे तुम तो टेढ़े हो, लेकिन सही समय पर पुलिस को लाकर सबको बचाया, नहीं तो वे लोग अब तक हम दोनों को मार चुके होंगे। क्या समझा इस सूर्या को? वो बात छोड़ो, ये पुलिस तो जल्दबाजी में इधर खजाना को नहीं देखे, क्या करेंगे? उनको बुलाकर उन्हें दे देंगे क्या? अरे अभी अभी तुम्हारा प्रशंसा किया, इतने में फिर से डेढ़ दिमाग कहकर साबित कर दिया है तुमने। पुलिस वापस आने से पहले हमारे हिस्सा हम लेकर भाग जाएंगे, चलो। तब वे तीनों मिलकर हीरे जेवरात लेकर उधर से भाग गए। चंपकपुर कहकर एक गांव है। उस गांव में गणेश और पार्थू कहकर 2 भाई रहते थे। चंपकपुर गांव में बैम्बू से तैयार किए खिलौने बहुत मशहूर हैं। ऊपर से गणेश ने जो तैयार किया उन बैम्बू खिलौनों को तो बहुत अच्छा नाम था।
गणेश का भी उस गांव में अच्छा नाम था। पार्थू तो गणेश तैयार करने के लिए चाहिए बैम्बू लकड़ियों को जंगल में जाकर काट कर लाकर देता था। उनसे गणेश खिलौने तैयार करता था। ऐसे आए फायदा को दोनों आधा आधा हिस्से में बांटते थे। एक बार गणेश की पत्नी, देखिए, आपके बनाए हुए खिलौने तो बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, लेकिन आप क्यों फायदे में आधा हिस्सा अपने भाई को दे रहे हैं? मेरे पिता ने जैसा कहा मैं वैसे ही कर रहा हूँ। बहुत साल हो गए ना उस बात को, मगर आप अभी भी पिताजी को दिया हुआ वचन क्यों निभाना चाहते हैं? हमारे भी बच्चे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं। एक बार सोचिए, आपके भाई का हिस्सा कम करो, नहीं तो कोई और रास्ता ढूंढो। ज्यादा मेहनत तो आप कर रहे हो ना। तब गणेश बहुत सोचकर पार्थू के पास आकर, अरे भाई, आज से ये बैम्बू लकड़ियों को तुम खुद बेचना और वो पैसे तुम्हारे पास ही रखना। मुझे 1 रुपए भी देने की जरूरी नहीं है। मैं भी पैसे देकर तुम्हारे पास बैम्बू खरीदता हूँ। समझ में आया भैया? आज से तुम्हारा व्यापार अलग और मेरा व्यापार अलग है, ये कह रहे हो ना? लेकिन पिताजी तो केवल तुम्हें ही खिलौने बनाना सिखाए थे, मुझे तो नहीं आता है। कम से कम तुम मुझे सिखाओ खिलौने बनाना। क्यों रे, तुमसे नहीं होगा, ऊपर से समझ में भी नहीं आएगा। पिताजी इसलिए तुम्हें खिलौना बनाना नहीं सिखाए थे, केवल मुझे ही सिखाया, कहकर चला गया। अगले दिन पार्थू जंगल जाकर बैम्बू लकड़ियों को काटकर शहर में बेचने के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन कोई भी नहीं खरीदे। तो वो उन बैम्बू को वापस घर लाकर दुखी से बैठकर सोचने लगा। इतने में एक बूढ़ी औरत उधर आकर, बेटा, बहुत ठंड लग रही है, आज रात के लिए तुम्हारे घर में सो सकती हूँ क्या? अरे बिल्कुल दादी, आ जाओ, कहकर उनको सहारा दिया। अगले दिन पार्थू दादी से, क्यों दादी, कहाँ तक सफर करने जा रही हो? यहाँ वहाँ कहकर मेरा कोई ठिकाना नहीं है बेटा। मुझे ना घर है और आगे पीछे कोई है, ऐसे ही घूमती फिरती हूँ बस। इस उम्र में तुम्हें इतने मुश्किल आए हैं? रुको, मैं तुम्हें कुछ मदद करता हूँ, कहकर उनके पास जो बैम्बू लकड़ियों को कोई नहीं खरीद रहे थे, कम से कम उस औरत को उपयोग आएंगे कहकर उन बैम्बू से एक घर का निर्माण किया। तब वो औरत बहुत खुश होकर, पार्थू, मैं तुम्हें जितना भी दूं वो कम ही होगा। ये लो, मैं तुम्हें ये छोटा सा बैम्बू स्टिक दे रही हूँ, इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तब पार्थू उस बैम्बू स्टिक को जमीन पर रखा तो वो एक बड़ा सा गोल्डन ट्री जैसा बदल गया। ये सोने के स्टिक्स को बेचो और खुश रहो। तब पार्थू उन सोना बैम्बू स्टिक्स को बेचकर बड़ा धनवान बन गया। ये बात जानकर उनका भाई गणेश उधर आकर, अरे तुम सोने का स्टिक्स को कैसे पाया, मुझे भी बताओ। वो बहुत मुश्किल है भैया, तुमसे नहीं होगा, इसलिए पिताजी तुम्हें केवल खिलौने बनाना सिखाए। तब गणेश को उनकी गलती का एहसास हुआ और वापस चला गया।